वेलकम बैक बच्चों। तो अपना स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक एसी करंट, क्योंकि ये रिसेंटली स्कूल में हुआ है। तो अब देखो भाई, अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा, और नहीं आया तो अब बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। तो हमें शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और जो तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स का होता है 5 मार्क्स का, उसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है इसी में से, ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादा बार। तो अगर आ गए और तुमने कर लिया तो बल्ले बल्ले, ठीक है। मतलब इसमें से क्वेश्चन तो बनना ही है गारंटीड, वो भी अच्छे नंबर का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 नंबर का। तो अब हम इस चैप्टर को करते हैं, और ये वीडियो स्पेशली ओएफ सबके लिए बेस्ट है, बट ओएफडी वालों तुम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। अपना स्कूल है भाई, तो लिखते हैं अपना अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखा जाए। इससे पहले थोड़ा जाने की हम ये पढ़ क्यों रहे। देखो, पहली बात, हम अल्टरनेटिंग करंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे घर में करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, एसी। अभी मत बोलना एयर कंडीशनर, ठीक है, ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे घर में आता है और सबसे ज़्यादा यूसेज इसका वर्ल्ड में अल्टरनेटिंग करंट का ही है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। और जो इससे पहले हमने जितना भी तुमने थर्ड चैप्टर पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने सिर्फ डीसी करंट की बात करी थी, डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट हमें कहाँ मिलता है, कहाँ से, एक सेल से, ठीक है। एक सेल हमें देती है डायरेक्ट करंट। और अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले बस थोड़ा सा बता दूं कि एसी करंट मिलता कहाँ से। एसी करंट हमें अपने जनरेटर से मिलता है। वो तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जनरेटर प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है। और जनरेटर तुम्हें पता ही है कैसे, एक मैग्नेट्स होते हैं बगल में, और इसमें वायर की कॉइल होती है कॉपर की, और जब वो घूमती है तो उसके अंदर ईएमएफ बनता है, और उससे अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जो तुम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है तुमने, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। पहले अल्टरनेटिंग करंट करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कहें तो अल्टरनेटिंग करंट यूनिट 4 का बी पार्ट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट पार्ट। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। अब तुमने इतना जान लिया कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनता है जनरेटर से और क्या है, तो चलो अब इसकी थोड़ी डिटेल में एनालिसिस की जाए, ताकि तुम एग्जाम में नंबर ला सको। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आती है, इट इज दैट करंट, ये वो करंट है, तो चलो पहले लिख लेते हैं, विच चेंजेस its magnitude continuously and direction periodically with टाइम। इसका एक डायग्राम बनाता हूँ और उससे डेफिनेशन समझाते हैं, ठीक है। मजे में, सब कुछ मजे में है भाई, मजे में पार्टी करो पढ़ाई के साथ। ये मेरा एक्स एक्सेस है, तो ये मेरा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरा आई, ठीक है, ये करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये करंट कुछ ऐसा होता है, अल्टरनेटिंग करंट। साइन का ग्राफ याद है ना, साइन का ही ग्राफ है एक तरह से बोले तो, कुछ है नहीं। तो तुम्हारा 0 होता है, और बाद में बताएंगे, चलो। ये तुम्हारा t/2 और ये t टाइम पीरियड है। और सिंपली सोचो तो ये तुम्हारा 0 होता है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा π/2 होता है, ये तुम्हारा ये वाला पॉइंट तुम्हारा पाई होगा, और यहाँ पे फिर तुम्हारा 3π/2 और ये 2π। और तुम्हें पता है कि एक साइन का पीरियड कितना होता है, 2π का, तो 0 से लेके t तक 2π, ठीक है। तो इतने पूरे को हम टाइम पीरियड कहते हैं। अभी करेंगे एक्सप्लेन मजे में। तो देख रहे हो, ये जो करंट है ये टाइम के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। तो और ये तुम देख सकते हो कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसे हम बोलते हैं I0, पीक वैल्यू, समझ रहे हो ना, ये मैक्सिमम है। वैसे ही मिनिमम में भी क्या है, ये है तो I0 ही, बट माइनस का, ठीक है। उससे ज़्यादा मैक्सिमम करंट कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड तुम्हें बस ये बताता है, तुम्हें पता है ना, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसी तरह का एक चीज़ है। तो देखो, जो ये लाइन है ऊपर नीचे, तुम्हें करंट का मैग्नीट्यूड बता रहा है
कि यहाँ पे करंट कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे हाईएस्ट करंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक के करंट के डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। मान लो जो कि ऊपर का ये वाई एक्सेस है, 0 से ऊपर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के करंट का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, मतलब करंट कम कम कम, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर कम हो गया, लेकिन वो है पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन में। और यहाँ से देखो, यहाँ से करंट फिर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर घटा 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 नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर इसी साइकिल को रिपीट करता रहेगा। वो मेन चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ, और फिर यहाँ से यही ग्राफ रिपीट हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ से ग्राफ ऐसे होता है ना, यही रिपीट यहाँ से हो रहा है, ये फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, चलता जाएगा, और क्या, रुकना थोड़ी ना है करंट को, समझ रहे हो। और यहाँ पे तुम्हारा फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 2t हो जाएगा, 2 टाइम पीरियड का डबल। क्लियर है इतना? आई होप सो। ठीक है, तो इतना समझ गए। तो अब लिखते हैं अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन। जो तुम्हारा I होता है, ये होता है तुम्हारा I नॉट साइन ओमेगा टी। अब जानते हैं कि ये पूरा चक्कर क्या है I और I नॉट का। तो देखो भाई, ये जो I है ना तुम्हारा, ये जो I ग्राफ बना है पूरा, ये तुम्हें I रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग क्या होती है, EOUS, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट वो होता है जिससे तुम जान सको किसी टाइम के किस मोमेंट पे कितना करंट है। मान लेता हूँ ये 0 टाइम है, ये 1 टाइम है और ये 2 टाइम है, ठीक है। 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जस्ट इमेजिन। तो अगर मैं बोलूँ 1 सेकंड पे कितना करंट है, तो तुम t को 1 डाल दो, तो जो हमारा पूरा करंट आ जाएगा वो आ जाएगा I नॉट। क्लियर है? वैसे ही अब तुम यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे मैं बोल दूँ टाइम 2 सेकंड है, तो अब यहाँ पे ओमेगा टी की जगह तुम 2 डाल दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है। तो वही है तुम्हारा, ये I है वो इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है। और फिर ये देखो ये वाला ग्राफ से यहाँ से जो ये I नॉट है, ये तुम्हारा पीक वैल्यू ऑफ करंट, और सिंपल भाषा में बोल तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, क्योंकि वही हाईएस्ट वैल्यू हो। तुम देख सकते हो इसके ऊपर तो कभी जाएगा ही नहीं ऐसे ऐसे। तो I नॉट तुम्हारा पीक वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट, या फिर इसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। तीनों नाम एक ही भाई के हैं, तुम्हारे भी तो नाम होंगे 2-3, क्लास वाले तो रख ही देते हैं ना सबके, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। और जो यहाँ पे तुम देख रहे हो साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा क्या है यहाँ पर जाना जाए। ये जो तुम्हारा W है जिसे हम ओमेगा पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, तो वही बता रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। तो ये लिखो पहले, इंपॉर्टेंट चीज़ है ओमेगा का तेरे से डेफिनेशन क्या है, तुम याद करो 11th में थोड़ा पढ़ा होगा। ये होता है तुम्हारा 2π/t, और जो यहाँ पर तुम्हारा t है वो तुम्हारा टाइम पीरियड है। लिखता हूँ अभी, t = टाइम पीरियड। अभी बात करेंगे क्या चीज़ क्या है, चिंता मत करो। वैसे तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, बट नहीं भी पता तो डोंट वरी, भैया है ना। ओमेगा = 2π/t, तो जो तुम्हें पता है ये t क्या है, तुम्हारा टाइम पीरियड। और तुम्हें पता होना चाहिए 1/, टाइम पीरियड तुम्हारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। उसका सिंबल ये होता है v जैसा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा सा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2πμ, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। म्यू नहीं बोलते इसे, कुछ और बोलते हैं, बट सिंबल ये है 2π, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, चाहो तो तुम 2πf भी लिख लो, f फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो। तो इसी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो यहाँ पे 2π/t आया, ये तुम्हारा t है टाइम पीरियड। तो अब समझो टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड वो होता है कि एक पूरी ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा। तो देखो एक पूरी ऑसिलेशन से मतलब है, देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ, बढ़ा, फिर 0 आया, फिर 0 से घटा घटा, फिर बढ़ा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि इतना ही टाइम के बाद ये सेम चीज़ रिपीट करता है। यहाँ से यहाँ तक आया, अब यहाँ से फिर से यही चीज़ रिपीट हो रही है। समझो इसी ग्राफ को मैं उखाड़ के यहाँ लगा दूँ तो सेम ग्राफ बन जाएगा ना। इमेजिन इतना ग्राफ को उखाड़ा, फिर इसे यहाँ सेट कर दिया, इसके ऊपर पूरा ओवरलैप कर जाएगा। तो इतना ही ग्राफ बस टाइम के साथ आगे बढ़ता बढ़ता जा रहा है, सेट है, ठीक है। जैसे एक बॉल इतनी बड़ी है, फिर दूसरी बॉल उसके आगे, ऐसा सिंपल है।
समझ गए? कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट में पूछना, और यू कैन कम एट होम एज वेल। ठीक है, तो टी है तुम्हारा टाइम पीरियड। इतना क्लियर है सब कुछ? लिख लेता हूँ टाइम पीरियड की डेफिनेशन। टाइम पीरियड तुम्हारा होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में ऑसिलेशन ही तो हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर? और तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, समझ रहे हो? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और अभी बताना तुम लोग क्या हुआ। मान लिया किसी चीज़ का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसका मतलब है कि एक पूरी ऑसिलेशन 2 सेकंड में हो रही है। और अगर मैं उससे फ्रीक्वेंसी पूछ लूँ, फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या है, 1/t। क्लियर है ना? तो 1/t कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5 सेकेंड -1। देखो टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड और फ्रीक्वेंसी का 1/2 यानी सेकंड इनवर्स। तो समझ रहे हो 0.5 सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में आधा ऑसिलेशन हो रहा है। क्लियर बात? तो फ्रीक्वेंसी तुम्हें वो बताता है कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हुई, और टाइम पीरियड बताता है कि एक ऑसिलेशन कितने सेकंड या टाइम में हुई। क्लियर है? अगर इतना समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं। यह है तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आएगी, तो पढ़ते रहो। I = I0 sin ओमेगा टी। I है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस करंट जो तुम्हें बताता है कि किस टाइम पे कितना करंट है। I0 है तुम्हारा पीक वैल्यू ऑफ करंट, याला जो मैक्सिमम करंट है। क्लियर? इसे ही तुम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट, हाईएस्ट ऑफ करंट नहीं, वैल्यू भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट, और इसे ही तुम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी कहते हो। और उसके बाद ये साइन ओमेगा टी है। साइन ओमेगा टी का साइन ग्राफ का तुम्हें पता है, अब उसके अंदर ओमेगा टी है। तो ये जो ओमेगा है ये है तुम्हारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ AC। ठीक है, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2π/t, और 1/t फ्रीक्वेंसी तो 2πf भी कह सकते हैं, इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब जो ये t है ये है तुम्हारा टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन, एक पूरा ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा, तो तुम ग्राफ से देख सकते हो। अगर मैं अभी ये हटा दूं तुम्हारे लिए पाई ईजी करने के लिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फुल ऑसिलेशन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी टाइम लगा वो तुम्हारा एक मतलब कंप्लीट टाइम पीरियड है, और आधा ऑसिलेशन t/2। समझ रहे हो ना? क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। बहुत इजी है यार ये चैप्टर, बस पढ़ना है एक बार अच्छे से। लेट्स मिटाते हैं इसे जल्दी 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 जल्दी। और भाई पढ़ रहे होगे सब लोग? अब तो सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होगा तुम लोगों का। आई गेस मुश्किल से 2.5 महीने बचे हैं तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट होने में। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बोर्ड में 90+ लेके आओ भाई। ऐसे तो लाओगे। OFD किसी से कम है के? फोटो देखी कितना मस्त लग रहा है 15 अगस्त के अवसर पर, इंडिपेंडेंस डे। मस्त स्कूल अमीर हो गया है, सिंपली बोलो तो। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। आप देखो जैसे हमने क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट करा, उसी का एक दूसरा भाई है अल्टरनेटिंग EMF। अब वो पढ़ते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग EMF तुम्हें पता है ना क्या था? अल्टरनेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन फोर्स नहीं थी, याद रखना। ठीक है, अल्टरनेटिंग EMF। हाँ एक चीज़ बता दूं, जैसे तुम DC का सिंबल ये सेल होता था ना DC का, वैसे जब तुम AC पढ़ रहे हो तो उसका सिंबल ये होगा फ्लक्चुएशन। यही तुम्हारा इसका मतलब है AC। समझ गए ना? ये DC था, ये AC सिंबल। और DC क्या आता है तुम्हारा? डायरेक्ट करंट ना। डायरेक्ट करंट में क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन सेम रहती है। अब देखो कई केसेस में तो मतलब मेन चीज है कि उसका डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। क्लियर है? हाँ, अब अल्टरनेटिंग EMF की बात करते हैं। समझो भाई, अल्टरनेटिंग EMF। अब लिख लो, द EMF विच चेंजेस, सेम डेफिनेशन इसकी भी, विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड continuously and direction periodically is called alternating EMF। क्लियर है? सेम डेफिनेशन है,
इसका ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए, ठीक है। 0 ये तुम्हारा t/2 टाइम पीरियड, ये t टाइम पीरियड, और जो ये तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा EMF रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ये तुम्हारी E0 होती है, ठीक है। वैसे ये तुम्हें माइनस में भी मिलेगा, -E0 अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है तुम्हारी E = E0 sin ω/t। पहले की तरह समझना ध्यान से, अगर पहले नहीं ध्यान दिया तो फिर से दे दो, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट हो रही है, बस सिंबल चेंज करना है। यहाँ जो तुम्हारा E है ये होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस EMF, ये होता है तुम्हारा पीक वैल्यू ऑफ EMF, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, या फिर इसे तुम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, सॉरी, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, ठीक है। और जो यहाँ पे तुम्हारा ओमेगा है वो क्या है तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, ये ए अल्टरनेटिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम्हारा ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा 2π/t, जहाँ पे t तुम्हारा टाइम पीरियड है, या फिर 2πf, जहाँ पे f क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो तुम्हारा t है वो तुम्हारे यहाँ पे है वो टाइम पीरियड। तुम्हें टाइम पीरियड की डेफिनेशन पता है ना, क्या, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और एंगुलर और फ्रीक्वेंसी का एक डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो t है तुम्हारा टाइम पीरियड, ठीक है। अब फिर से ग्राफ पे आते हैं। देखो ये जो तुम्हारी एक्स एक्सिस है तुम्हारा टाइम रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है ये तुम्हारा EMF रिप्रेजेंट कर रही है। तो तुम देख सकते हो EMF पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर घटता ही जा रहा है, फिर बढ़ा, ऐसे ही चलता रहेगा, ये खत्म नहीं हुआ है, चलता रहेगा ऐसे। तो अब तुम क्या देख सकते हो, देखो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन सेम है, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसलिए हम डेफिनेशन में लिखते हैं विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, बट इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, मतलब जो डायरेक्शन है वो पीरियड के हिसाब से चेंज हो रही है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक सेम डायरेक्शन है, फिर यहाँ से यहाँ तक अपोजिट डायरेक्शन भी, समझ रहे हो कि डायरेक्शन हर पॉइंट हर टाइम पे नहीं चेंज हो रही है, एक डेफिनेट टाइम के बाद चेंज हो रही है। और यहाँ पे हमारा t/2 है वो टाइम, क्लियर है। आई होप सो कि कंप्लीट है, इंट्रोडक्शन था ये तुम्हारा। इसी के साथ थोड़ा बता दूं, अब देखो AC का मतलब यही नहीं है कि खाली यही ग्राफ हो सकता है, AC का मतलब है कि वो कुछ भी हो सकता है, मतलब बस उसका टाइम के साथ वो चेंज होते रहना चाहिए। वो तुम्हें दिखेगा क्या, चलो यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। तुम उसके ग्राफ और कैसे हो सकते हैं, जैसे देखो ये कोई करंट है, मतलब देखो ये तुम्हारा I है, तो एक करंट इतना है, फिर माइनस में चला गया, ये T, ये I, समझ रहे हो, ऐसे ऊपर नीचे, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये भी तुम्हारा AC करंट है, वैसे ही AC EMF भी होता है, क्लियर है, कोई डिफरेंस नहीं है। और बस अब इसके अलावा क्या बता सकते हैं, हाँ इसमें कुछ फैक्ट वाली चीज़ें याद रख लो। जो फ्रीक्वेंसी होती है, तुमने सामान पे देखा है क्या, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है उस पर फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वो होती है तुम्हारी 50 हर्ट्ज़, ठीक है। और वो भी तुम्हें 220 वोल्ट पे मिलती है, ठीक है। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है 220 वोल्ट की होती है, ठीक है। और ये अल्टरनेटिंग EMF है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ इंडिया में, ठीक है। और वही फॉरेन में जस्ट लाइक USA, इन USA तुम्हें करंट मिलता है 110 वोल्ट पे, और वो भी 60 हर्ट्ज़ पे, ठीक है। मतलब वहाँ के क्या जनरेटर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वहाँ पे अल्टरनेटिंग EMF क्या बोलते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आता है 60 हर्ट्ज़ पे, और वहाँ पे करंट 110 होता है। इसलिए तुम अगर फॉरेन से कोई चार्जर लेके आते हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उसके इंडिया में ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी पावर रेटिंग 110 वोल्ट के लिए, और इंडिया में उसे मिलना है 220 वोल्ट। सो जब फॉरेन जाओ तो इसका ध्यान रखना बच्चा पार्टी। तो आज के इस चैप्टर में
पहले बस इतना इंट्रोडक्शन करते हैं, ये ग्राफ समझो सिंपल सा, ये इक्वेशन समझो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम सेकंड में पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू, जिसे हम मीन वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसके डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आनी है तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम में और क्लास टेस्ट में भी मे बी। सो एफडी के बच्चों तैयार रहो, बाय बाय।